वेलकम टू फ्यूचर व्हील 247। मैं अंजनी तिवारी आप सबका फ्यूचर व्हील परिवार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक बच्चा हम लोगों ने क्या बात किया था कि साइंस के हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बेसिकली जो कोर्स कवरअप किया था वो हम लोगों ने किससे कवरअप किया था, बायोलॉजी से। तो अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं, या जिनका आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज के साथ आज हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई जो फ्यूचर व्हील है ये आपको क्या कर रहा है कि भाई ये आपको मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है उनको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा है। तो आप सबसे यही आशा रहेगी कि आप सब हम लोगों से जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन अब यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि पदार्थ के परमाणुवाद यानी एटॉमिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता कौन थे। यानी अगर हम बात करें परमाणुवाद के बारे में सबसे पहले बात किसने किया था, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है परमाणुवाद के लिए सबसे पहली बात किसने किया था। भारतीय एक ऋषि थे जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं कणादि। कौन से ऋषि थे? कणादि ऋषि। कणादि ऋषि ने क्या कहा था कि सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो सूक्ष्म कण होते हैं इन्हीं सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। तो इसीलिए अब ये तो भाई कणादि ऋषि थे, लेकिन कणादि ऋषि के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका क्या नाम था? जॉन डाल्टन, जिन्होंने सन 1808 में, कब? सन 1808 में यह बात बतलाई कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब इन सूक्ष्म कणों को क्या कहा इन्होंने? परमाणु कहा। और इन्होंने ये बात भी बताई कि परमाणु क्या नहीं होते, उन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, छोटे छोटे परमाणुओं में, अणुओं में तोड़ नहीं सकते। तो ये बात किसने बताई थी? जॉन डाल्टन। तो अब यहां से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि अगर हम बात कर लें भारतीय ऋषि में तो कणादि, लेकिन आधुनिकता के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो जॉन डाल्टन। तो अब यहां पे पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी जॉन डाल्टन। लेकिन अब यहां पे आपको एक एक वर्ड समझना है कि भाई रदरफोर्ड ने क्या किया था। तो ध्यान दीजिएगा कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन व नाभिक इसकी खोज में सहायता की थी। यानी जो प्रोटॉन और नाभिक की खोज थी इसके बारे में किसने बतलाया था? रदरफोर्ड ने। अवोगाड्रो ने क्या किया था? मोल संकल्पना। किसके बारे में? मोल संकल्पना, इसके बारे में बात किया था। और मोल संकल्पना में क्या कहा जाता है कि जो परमाणु होते हैं किसी भी तत्व में, उनमें 6.023 गुणित 10⁻23 ये क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। इसी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? यने से। ये ध्यान रखिएगा। और मेंडलीफ ने क्या किया था? अब ये आपको ध्यान देना है। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी निर्माण किया। यानी सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? मेंडलीफ ने बनाया। तो अब आपको यहां से क्या समझना है कि रदरफोर्ड ने क्या काम किया था? प्रोटॉन और नाभिक की खोज में सहायता की थी। अवोगाड्रो ने क्या किया था? मोल संकल्पना दिया था, जिसमें मोल संख्या क्या होती है? 6.023 गुणित 10⁻23, जिसे आप किससे दर्शाते हैं? यने से। मेंडलीफ ने क्या किया था? आवर्त सारणी बनाया था। अब मेंडलीफ की जो सबसे पहले आवर्त सारणी निर्माण है वो किसने किया था? मेंडलीफ ने। सॉरी, ये बात क्लियर हो गई। तो पहला क्वेश्चन आपको आशा है कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता। यानी पदार्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो पदार्थ किससे बने हैं? सूक्ष्म कणों से। पदार्थ किससे बने हैं? सूक्ष्म कणों से। अब कहा यह जा रहा है कि इन सूक्ष्म कणों का क्या नहीं हो सकता? विभाजन। यानी इन सूक्ष्म कणों को तोड़ा ना जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो
अब यहां पे इस चीज को समझने के लिए सूक्ष्म कणों में हमें जब भी बात करनी होती है दो बात करनी होती है। एक बात करनी होती है अणु की, दूसरी बात हमें करनी होती है परमाणु की। जो अणु होते हैं ये किससे बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे बने होते हैं? परमाणु से मिलकर। यानी अणुओं का निर्माण हम किससे कराते हैं? परमाणुओं से। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य कण। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य कण। यानी ऐसे कण होते हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते। तो अब यहां से आपसे पूछा क्या गया था कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित ना किया जा सके, तो अविभाज्य कण ही क्या होगा? जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? सी, परमाणु। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कि भाई अब यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी बात यहां समझनी होगी। जब हम बात करते हैं तत्व की, तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से। किससे मिलकर बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से। अब ये सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं? परमाणु। क्या कहलाते हैं? परमाणु। परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? अणु। परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? अणु। अणुओं के संयोग से क्या बनता है? तत्व। अब लेकिन एक बात ध्यान देना कि तत्व क्या होंगे, तत्व में क्या अवस्था होगी, इस चीज को समझना है कि तत्व समान प्रकार के अणु क्या होंगे? तत्व में समान प्रकार के अणु होंगे। अब अणु तत्वों के संयोग से क्या बनता है? हमारा यौगिक। तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक। अब यहां पे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम किसी भी तत्व से आरंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कहां से आरंभ करना होगा? सूक्ष्म कणों से। सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है? हमारा परमाणु। परमाणु मिलेंगे तो क्या बनाते हैं? अणु। यानी परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है। अगर अणु में समान प्रकार के अणु है तो वो क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। और तत्वों के संयोग से ही क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। अब जैसे आप जानते होंगे तत्व में, जैसे आपने सुना हाइड्रोजन, आपने सुना ऑक्सीजन, आपने सुना नाइट्रोजन, आपने सुना कार्बन, ये क्या है? तत्व है। लेकिन जैसे ही ये संयोग किया, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करता है तो बनाता है जल। अब H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये संयोग किए, एक तत्व आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन, दूसरा आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग कर रहा है तो क्या बन रहा है? यौगिक। तो यौगिक का निर्माण कब होता है? जब तत्व क्या करते हैं? संयोग करते हैं। अब यहां पे आप सेकंड क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर, यानी परमाणु। यह बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी अब थोड़ा सा यहां पे मैं लिखता हूं, ये क्या किसकी बात हो रही है? यहां पे आविष्कार की, और ये बात है आविष्कारक। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई उसमें इशू नहीं है, आप समझ सकते हैं। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि बात क्या कही जा रही है कि एक तरफ हमने क्या लिखा है कि भाई आविष्कार, यानी किसकी खोज किसने की, और आविष्कारक कौन है। अब इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, यानी जो बात सही नहीं है। तो अब इसके लिए आपको ध्यान देना है कि भाई अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ईंटा पर नाचे। क्या ध्यान दीजिएगा? ईंटा पर नाचे। इस बात को इसलिए मैं यहां बता रहा हूं कि यहां से इसका कुछ रिलेशन है। ई से इलेक्ट्रॉन और टा से टॉमसन, टा से टॉमसन, जिसे हम लोग इंग्लिश में टॉमसन कहते हैं, हिंदी में थॉमसन। प से प्रोटॉन, प से प्रोटॉन, और र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो यहां से ये ध्यान क्या देना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात किससे हम करते हैं? थॉमसन से। प्रोटॉन की रदरफोर्ड से। न्यूट्रॉन की चैडविक से।
अब यहां पे कहा क्या जा रहा है कि इसी चीज को तो यहां फॉलो करना है। प्रोटॉन देखो भाई रदरफोर्ड है क्या भाई, मैं देखो मैंने यहां लिखा है ना प्रोटॉन रदरफोर्ड, तो यहां से भी बात ये किसकी निकल के आई पर। अब यहां देखिए न्यूट्रॉन चैडविक, देखिए न्यूट्रॉन और चैडविक है क्या, नाचे। अब तीसरी बात इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, ये वर्ड आ गया ना। अब देखिए मैंने यहां मेंशन किया इलेक्ट्रॉन थॉमसन यानी ईटा। अब यहां पे ये बात तो तीन बात सही हो गई, चौथी बात में ही तो हमें क्या नहीं मिल रहा है, सुमेलित नहीं है। अब लेकिन यहां अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये फोटॉन होना चाहिए। फोटॉन की खोज किसने किया था, गिलस्टीन ने। किसने किया था, गिलस्टीन ने। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि फोटॉन की खोज किसने किया था, गिलस्टीन। बस यही बात है, युकावा ने क्या किया था, युकावा ने एक थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था किसके बारे में, फोटॉन के बारे में। और वो सिद्धांत क्या था कि फोटॉन क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके सहायता से हम जो विद्युत उपकरण है उनको चला सकते हैं। उन्होंने क्या किया है, प्रोटॉन खोज नहीं की है, प्रोटॉन क्या है, मटेरियल है, वो मटेरियल के बारे में उन्होंने वो एक्सप्लेन किया है। तो यहां पे जो सुमेलित नहीं है तो वो क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है कि परमाणु के नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस में होता है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसे। अब ये क्या है, न्यूक्लियस यानी नाभिक यानी केंद्रक। ये क्या है आपका, केंद्रक यानी नाभिक। और ये उसके चारों ओर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कक्षक। ये बात क्लियर हो गई। नाभिक है और क्या है, कक्षक है। तो नाभिक में क्या होता है और कक्षक में क्या होता है, तो कक्षक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, यानी ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। तो अब यहां से ये ध्यान देना है, पूछा क्या जा रहा है, परमाणु के नाभिक में होता है। तो नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यानी प्रोटॉन, अब इससे आपको एक बात ध्यान देनी है कि प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, 0, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। अब देखो इसी से आपको समझना है, जो प्रोटॉन शब्द है, थोड़ा सा मैं इधर बात कर रहा हूं, जो प्रोटॉन शब्द है अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो ये क्या है, प्रो धन टॉन, क्या है, प्रो धन टॉन। प्रो से क्या लिया गया, पॉजिटिव, क्या लिया गया, पॉजिटिव। टॉन से क्या लिया गया, पार्टिकल, टॉन से क्या लिया गया, पार्टिकल। यानी जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं जिन पे क्या है, पॉजिटिव यानी धन और पार्टिकल मतलब अणु, यानी जो धनावेशित अणु हैं, कैसे हैं, धनावेशित अणु, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। जब हम यही बात किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में किससे है, इलेक्ट, और यहां पे क्या है, ट्रॉन। इलेक्ट से क्या लिया गया, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। ट्रॉन से तो वही पार्टिकल वर्ड है। अब विद्युत के लिए हमें क्या चाहिए, ऋणावेश। विद्युत के लिए क्या चाहिए, ऋणावेश। और पार्टिकल से क्या होगा, अणु होगा। तो ऋणावेशित अणुओं को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जब यही बात हम किसके लिए करते हैं, न्यूट्रॉन के लिए, तो यहां तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से एक शब्द आता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, अनावेशित। क्या होता है, अनावेशित, यानी कोई भी आवेश ना हो। अगर कोई भी आवेश ना हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आपको मैंने क्या क्या बता दिया कि भाई प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है।
अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि प्रोटॉन के नाभिक में, तो नाभिक यानी ये केंद्र में क्या क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, पहले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओहो, यहां पे बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहां पे फर्स्ट भी होगा और फोर्थ भी होगा। तो एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। तो अब आपको 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन में आप चूज करना है। तो आप चूज कर सकते हो ना कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होता है, नाभिक में। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, भाई प्रोटॉन तो नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन कहां है, कक्षक में। इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां है, कक्षक में, न्यूट्रॉन कहां है, नाभिक में। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। यानी अगर रेडियो एक्टिविटी की बात की जा रही है ना, तो सबसे पहले किसने किया था, यह ध्यान देना। रेडियो एक्टिविटी, थोड़ी सी बात इसमें आपको समझनी होती है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, हेनरी बैकुरल। कौन थे, हेनरी बैकुरल। इन्होंने सबसे पहले बताया और इनके बाद 2 पति पत्नी आए। कौन आए, एक आए मैडम क्यूरी और इनके पति रॉबर्ट पियरे क्यूरी। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले हेनरी बैकुरल ने बताया, लेकिन इनके बाद ये 2 साइंटिस्ट मैडम क्यूरी और इनके पति रॉबर्ट पियरे क्यूरी ने इसके बारे में ब्रीफ यानी अच्छे से विधिवत स्टडी किया और तब इन लोगों को कहा क्या गया, रेडियो एक्टिविटी के फादर। अब यहां पे दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में तो यही बात पूछी गई है कि रेडियो एक्टिविटी सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, तो किसने लगाया था, हेनरी बैकुरल ने। लेकिन अब यहां पे हम बात करें मैडम क्यूरी की, तो मैडम क्यूरी को क्या कहा जाता है, रेडियो सक्रियता का जनक। ये याद रखिएगा, रेडियो सक्रियता का जनक किसे कहा जाता है, मैडम क्यूरी को कहा जाता है। आइंस्टीन को क्या कहा जाता है, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के लिए, यानी E=mc²। जब हम रदरफोर्ड की बात करते हैं तो रदरफोर्ड को क्यों जाना जाता है, प्रोटॉन व नाभिक की खोज के लिए। प्रोटॉन व नाभिक की खोज, तो प्रोटॉन और नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ऊर्जा और मास यानी ऊर्जा और द्रव्यमान संबंध किसने बताया था, आइंस्टीन ने। मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियो सक्रियता का जनक कहा गया। तो अब यहां से जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आंसर हमारा कौन सा सही होता है, 4th डी ऑप्शन, हेनरी बैकुरल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि कपूर को, अब आप कपूर तो जानते ही होंगे ना, जो पूजा में यूज करते हैं। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। अच्छा, कभी पूछ ले कि कपूर का सूत्र क्या होता है, तो आपको दिमाग में बैठा लेना है। कपूर का सूत्र होता है सामान्य सूत्र C6H11O। कभी कभी आप बुक में देखेंगे तो C5H16O भी मिलेगा। आप किसी किसी बुक में देखेंगे तो C5H11O भी आप देख पाएंगे। तो ये 3 सूत्र होते हैं कपूर के। ये 3 अलग अलग तरीके कपूर होते हैं। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, कोई भी एक ऑप्शन आपको मिले तो आप चूज कर सकते हो। तो चलो, अब यहां पे कहा जा रहा है कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, यानी कपूर का शुद्धता, यानी कपूर से को हमें क्या करना है, प्योरीफाई करना है, साफ करना है। तो भाई ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, आसवन, क्रिस्टलन। अब देखो समझो, यहां पे एक एक की बात करते हैं। जैसे क्रिस्टलन, क्रिस्टलन का तात्पर्य क्या है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें ठोस अवस्था में बदला जाए, ठोस अवस्था में बदला जाए, तथा दूसरे अवयव की अवस्था नियत रहे,
न बदले, यानी नियत रहे। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन। आसवन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को गर्म करने पर, पदार्थ को गर्म करने पर भाप के रूप में, भाप के रूप में अशुद्धियों को निकालना, अशुद्धियों को निकालना। प्रभाजी आसवन, अब यह होता है जब दो समान प्रकार के पदार्थ हों तो अलग अलग ताप पर, क्या अलग अलग ताप पर अलग अलग पदार्थ का निकलना, ताप पर अलग अलग पदार्थ का निकलना, यह क्या होता है? हमारा प्रभाजी आसवन। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में रूपांतरित करना। अच्छा, ये तो भाई मैंने इसके बारे में लिख दिया, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बात किया कि भाई कपूर को कैसे करोगे आप यहां। तो आप यहां ध्यान देना कि जब हम कपूर को गर्म करते हैं, कपूर को आप जलाते हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप कपूर को जलाते हो तो कपूर सीधे जलने के बाद ठोस से सीधे वो गैस में बदल जाता है। सामान्यतः आप किसी चीज को गर्म करते हो तो वो पहले द्रव बनेगा, फिर वो क्या होगा? गायब होगा। लेकिन कपूर एक ऐसा पदार्थ होता है, नैप्थलीन, कपूर और फिनैप्थलीन, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें आप गर्म करते हो तो सीधे ये क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में रूपांतरित होते हैं। तो यहां पे कपूर का जब बात किया जाएगा तो हमें क्या आंसर लगाना है? पहला ऑप्शन, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्रिया से कहने का मतलब ही है कि ऊर्ध्वपातन क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करो और वो सीधे गैस में बदल जाए, तो वही क्रिया क्या है? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, तो अब यहां पे सिंपल सी एक बात याद रखिएगा, इसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। यहां पे प्रोटॉन मैंने कर दिया, यहां पे न्यूट्रॉन कर दिया, इसके कक्षक में मैंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब अगर मैं बात करूं, एक बात होता है परमाणु क्रमांक, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? जेड से। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन जब हम परमाणु भार की बात करते हैं तो परमाणु भार को हम किससे दर्शाते हैं? ए से। यह किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यह बात क्लियर हो गई? तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है? प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आप ये नहीं कहेंगे प्रोटॉन या और इलेक्ट्रॉन, आप क्या कहेंगे? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही परमाणु भार को आप क्या कहेंगे? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। ये बात क्लियर हो गई? अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पे आपके दिमाग में अब आना चाहिए कि भाई प्रोटॉन तो द्रव्यमान संख्या में भी है और परमाणु क्रमांक में भी है या परमाणु भार में भी है। तो अब यहां पे बस आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या बात हो रही है तो किसमें बात करोगे आप? परमाणु क्रमांक में। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, सी होगा, क्या? परमाणु क्रमांक, वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें जब हम बात करते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। सामान्यतः हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है।
यानी आपको एक बात ध्यान देना है, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आयतन जो होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर। अगर हम एसटीपी की बात कर रहे हैं तो हमें गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन अगर बात करना है, किसने बात करना है, 1 ग्राम अणु। तो भाई 1 ग्राम अणु की बात हो रही है ना, तो 1 ग्राम अणु के लिए सामान्यतः जो गैसों का मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.224 लीटर। तो ये आपको याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 1 लीटर कहता तो आपको 22.4 की बात करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा क्या जा रहा है, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। क्या कहा जा रहा है कि 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या। अब इसके लिए तो मैंने अवोगाद्रो संख्या की अभी बात किया था, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बात किया था। थोड़ा सा यहां ये मिसप्रिंट है, यहां जो ये 10 के बाद है ये इसका पावर है, जैसे 10 पावर 21, 10 पावर 23, यहां भी 10 पावर 23 और यहां 10 पावर 20। अब यहां पे ये कह रहा है कि 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप अवोगाद्रो संख्या से मोल का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं, मोल का, तो परमाणुओं की संख्या निकल के आती है। यानी परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, मोल गुणते अवोगाद्रो संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर, अब मोल कितना है भाई, मोल कितना है, 1 मोल, और अवोगाद्रो संख्या क्या होता है, 6.023 गुणते 10 के घात 23। अब जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो ये तो 1 का मान वही रहता है, तो 6.023 गुणते 10 के घात 23 परमाणु। तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या निकल के आती है कि 6.023 गुणते 10 के घात 23 परमाणु। तो आज जब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो भाई पहले में क्या दिया है, 60.23 गुणते 10 के घाते 20। तो यहां अगर आप 6 दशमलव में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा कि 6.023 गुणते 10 के घाते 21 आएगा। इसकी बात कर रहे हो तो ये भी और ये भी तो दोनों तो सेम है। इसमें देखो तो 6.023 गुणते 10 घाते 23 है, इसमें 602.3 गुणते 10 घाते 23 है। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, इसमें थर्ड वन आंसर यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी। अब आपको अभी इससे पहले जब मैं बात कर रहा था रेडियो सक्रियता के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तब मैंने आपसे थोड़ी सी बात हेनरी बैक्यूरेल, रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी के बारे में बात किया था। तो मैंने क्या बताया था कि हेनरी बैक्यूरेल ने सर्वप्रथम रेडियो एक्टिविता के बारे में बताया। यानी अगर रेडियो सक्रियता के बारे में बात हुई तो रेडियो सक्रियता के बारे में सर्वप्रथम किसने बात किया था, हेनरी बैक्यूरेल ने। लेकिन रॉबर्ट पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, इन्होंने मिलकर किसकी खोज की थी, रेडियम की। और जब इन्होंने रेडियम की खोज की, इस खोज के बाद ही इन्होंने क्या किया था कि रेडियो सक्रियता के बारे में अच्छे से विधिवत तरीके से वर्णन किया था। इसीलिए इन दोनों को, खासकर मैडम क्यूरी को, रेडियो सक्रियता का जनक कहा जाता है। तो यहां से अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रेडियम की खोज किसने किया था, तो भाई रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी दोनों ने किया था। तीसरा क्या है, हेनरी बैक्यूरेल, तो रेडियो सक्रियता। और चौथे ऑप्शन में क्या दिया है, अ और ब दोनों। तो आंसर आपका क्या सही होगा, फोर्थ वन, अ और ब दोनों। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में सार्वत्रिक विलायक, किसके बारे में बात कर रहा है, सार्वत्रिक विलायक कौन है। यानी अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा ऐसा विलायक, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं विलयन, तो विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। और इस समांगी मिश्रण में 2 अवयव होते हैं। एक अवयव क्या होता है, विलेय,
और दूसरा अवयव क्या होता है? विलायक। एक अवयव क्या होता है हमारा? विलेय, दूसरा क्या होता है? विलायक। विलेय किसे कहोगे? जिसको घोला जाए, जिसको घोला जाए वो विलेय, और जिसमें घोला जाए वो क्या होगा? विलायक। अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, को और मे का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट याद रखना है? को और मे का, जिसके बाद में आप को शब्द लगा सको वो क्या होगा? विलेय होगा, और जिसके बाद आप में शब्द लगा सको वो क्या होगा? विलायक। जैसे आप शरबत बनाते हो तो शरबत बनाने में आप क्या कहते हो कि चीनी को पानी में, तो चीनी को पानी में, तो चीनी क्या हो गया आपका? विलेय, और पानी क्या हो गया? विलायक। अब इसी चीज को यहां पे आपको समझना है कि भाई विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है, यह बात हमें पता चल गई। अब यहां पे कहा क्या जा रहा है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो सार्वत्रिक, जो सभी चीजों को अपने अंदर घोल ले। तो सभी चीजों को कौन घोल सकता है? केवल एक पदार्थ है, जल। क्यों? क्योंकि जल का जो पीएच मान होता है, यह आपको याद रखना है, इसका पीएच मान 7 होता है। बाकी एल्कोहल, ईथर, नेप्था, नेप्था यानी नेप्थलीन, इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए ये सभी चीजों को नहीं घोल सकते। लेकिन जल एक ऐसा पदार्थ होता है जो सभी पदार्थों को अपने अंदर घोल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को या नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो अब पहले तो आपको याद रखना है कि लिटमस, ठीक है, लिटमस किससे है भाई? कि लिटमस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है नीला लिटमस, दूसरा क्या होता है? लाल लिटमस। जो नीला लिटमस होता है, अगर हम इस पे अम्ल की बात कर लें और किसकी बात कर लें? क्षार की, तो जो नीला लिटमस है अम्ल के क्रिया करने के बाद किस में बदल जाएगा? लाल में। जबकि क्षार से कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई क्रिया नहीं होगी। लेकिन लाल लिटमस, अब वही काम, अम्ल और क्षार, तो लाल लिटमस अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा, लेकिन क्षार के साथ किस में बदल जाएगा? नीला। किस में बदल जाएगा? नीला। अब यही काम कर रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन है, नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करेगा? तो नीले लिटमस पर अम्ल क्या कर रहा है भाई? क्या बना दे रहा है? लाल बना रहा है। तो आप देख लो कहां पे लाल मिल रहा है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? लाल कर देता है। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? पीला कर देता है। तीसरा ऑप्शन में क्या कर रहा है? हरा कर देता है। और चौथे में कुल असर नहीं करता, यानी यहां पे कोई असर नहीं करता। ऑप्शन होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक है। तो चलो अब यहां पे चलते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन लाल कर देता है। यह चीज यहां मैंने आपको समझा दिया कि अगर नीला लिटमस है अम्ल होगा तो क्या हो जाएगा? लाल होगा। नीला लिटमस है क्षार है तो कोई क्रिया नहीं करेगा। लाल लिटमस है अम्ल है तो कोई क्रिया नहीं करेगा। लाल लिटमस है क्षार है तो क्या ऐसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यह बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त का पीएच मान यानी पीएच वैल्यू क्या है? तो भाई जो रक्त है, हमारा जो रक्त है, ये ध्यान देना है, रक्त क्या है? हल्का क्षारीय है। क्या है? हल्का क्षारीय। और इस वजह से जो क्षार होते हैं, इसके लिए आपको बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना है। जो पीएच स्केल है, पीएच पैमाना है, इसमें ये पीएच पैमाना आरंभ होता है 0 से खत्म होता है 14 पे। 0 से 7 के बीच का जो रेंज होता है, ये रेंज क्या कहलाता है? अम्लीय। 7 से 14 के बीच का रेंज क्या कहलाता है? क्षारीय। और केवल जो 7 है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो 7 से 14 के बीच में आएगा, 7 से किसके बीच आएगा? 14 के बीच आएगा, वो क्या होगा? क्षार होगा। और मैंने क्या कहा? हल्का क्षारी, यानी 7 से लगभग पास होगा। तो अब यहां ये 6.4, ये 7 से क्या हो गया? कम हो गया। 4.8, ये तो और कम हो गया। 7.4,
7.4 और ये क्या मिला हमें 8.4। तो जो 7.4 है ये 7 से लगभग पास है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, थर्ड वन 7.4। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में 7.15, 7.25, 7.35 और 7.45 ये चार ऑप्शन दे दिए जाएं कि अब बताइए कि रक्त का पीएच मान क्या होगा। तब आपको याद रखना है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो आपको आंसर हमेशा क्या करना है, 7.45। कुछ लोगों ने क्या किया कि अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था एमपी में, पटवारी एग्जाम, जिसमें आंसर क्वेश्चन आया था जिसमें 7.35 था और 7.45, जिसमें लोगों ने क्या कर दिया 7.35, बहुत ज्यादा लोगों ने कर दिया, जबकि आंसर क्या माना जाता है 7.45। ये बात आप दिमाग में बैठाए रहिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अभी मैंने यही बात बताई कि जो जल है, जल का पीएच मान क्या होता है 7, यानी इसमें तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, यहां तो सीधे आपको आंसर कर देना चाहिए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा क्या जा रहा है कि ड्यूटेरियम में क्या होता है। जब हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 यानी प्रोटियम, 1H2 यानी ड्यूटेरियम, 1H3 यानी ट्राइटियम। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 1 अगर एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 1, यानी यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। और जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहां भी 1, यहां भी 1। और इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, एक में से एक को घटाओगे तो न्यूट्रॉन यहां से क्या निकल के आए, 0। यहां से जब आप करोगे तो 2 में से 1 घटाओगे, क्या निकल के आया, 1। यहां 3 में से 1 घटाओगे तो क्या निकल के आया, 2। तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। जब आप ड्यूटेरियम की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 होंगे। और ट्राइटियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। अब यहां पे यही पूछा जा रहा है कि ड्यूटेरियम में क्या होता है, तो 1 न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, यानी कहा यह जा रहा है कि 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। दूसरे में कहा जा रहा है 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो 2 न्यूट्रॉन किसमें संभव है भाई, ट्राइटियम में ना संभव है, इसमें तो संभव तो है नहीं। अब इसमें भी कहा जा रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब चौथे में देखते हैं 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन तो किसी में संभव ही नहीं है, जहां पे 2 आ गया ये भी गलत हो गया। तो इसके लिए अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे हल्का तत्व, यानी लाइट एलिमेंट या लाइटेस्ट एलिमेंट कहा जाए, कि सबसे हल्का तत्व कौन होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में जो सबसे हल्का तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और इसका एटॉमिक मास क्या है, 1 है। जब हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास क्या होता है, 4। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, एटॉमिक मास क्या होता है, 23। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास क्या होता है, 39। अब भाई जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसका मास भी तो ज्यादा होगा, यानी जिसका परमाणु भार, अणु भार ज्यादा होगा वो भार भी, उसका भार भी तो ज्यादा होगा। तो सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का। इसीलिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे हल्का तत्व होता है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो याद रखिएगा लिथियम। लिथियम क्या होती है, सबसे हल्की धातु होती है। अगर सबसे भारी धातु पूछा जाए तो सबसे भारी धातु कौन होता है, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन होता है, ऑस्मियम। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है, ऑक्सीकरण में होता क्या है। यार ये तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें
एक बात ध्यान देना, ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ऐसे मैं लिख रहा हूं ऑक्सी एंड रेड, अब दोनों को मिला देंगे तो रेडॉक्स बनाएंगे, वो बात की बात है। ऑक्सीकरण में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। यानी रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। दूसरी चीज, अगर हम इसका सैद्धांतिक स्वरूप देखें तो ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग, ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग, और हाइड्रोजन को क्या किए करेगा, ये मुक्त करेगा। कौन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का मुक्त, ऑक्सीजन को क्या करेगा, मुक्त करेगा, और हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा। अगर ऐसी अवस्था आ जाए तो आपको ये तीन अवस्थाएं ऑक्सीकरण के लिए याद रखनी चाहिए। पहली क्या रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, दूसरा ऑक्सीजन से संयोग करेगा, तीसरा हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, अपचयन यानी रिडक्शन। दूसरी बात कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है या इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, तो भाई ये बात तो हमें अभी सही मिल गई है। तीसरा, प्रोटॉन ग्रहण कर किए जाते हैं, भाई प्रोटॉन से कोई लेना देना मैंने लिखा है क्या। अब चौथे में भी यही बात कही जा रही है कि प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। अब ग्रहण मुक्त करना है तो इलेक्ट्रॉन को करना है, प्रोटॉन को नहीं। तो अब यहां से ऑप्शन क्या आपका सही निकल के आएगा, सेकेंड वन, और आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अब इसमें एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा वो ट्रिक समझिएगा। क्या, मोजा आधा ले, क्या याद रखना है, मोजा आधा ले। ये ट्रिक याद रखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया। आधा से आप याद रखिएगा आधुनिक, आधा से आप क्या याद रखिएगा, आधुनिक, और मोजाले से बना लीजिएगा मोजले। मोजाले से क्या बनाइएगा, मोजले, यानी आधुनिक का संबंध किससे है, मोजले से। अब यहां पे देखिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो मोजा आधा ले से आपको मिल गया ना ऑप्शन सी, ऑप्शन मोजले ने। अब अगर पूछा जाए न्यूलैंड ने क्या किया था, तो याद रखिएगा न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहा जाता है भाई, कि अगर पहला तत्व और आठवां तत्व जो होगा, उसके जो गुण होंगे, उसका जो प्रकृति होगा, वो एक समान होगा। जैसे ध्वनि के 7 सुर, आप जानते हो ना, सारे गामा पादानी, फिर जब आप बोलोगे तो सारे गामा पादानी, उसके बाद क्या आ जाता है, सा आ जाता है। तो सा का संबंध सा से, इसी तरीके से अष्टक नियम ये कहता है कि जो पहला तत्व होगा वो किसके साथ, आठवें तत्व के साथ समान समरूपता को प्रदर्शित करता है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, मेंडलीफ ने क्या किया था, सर्वप्रथम सारणी किसने बनाया था, यानी सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाया था, मेंडलीफ ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाया था, मेंडलीफ ने। और मेंडल की बात करते हैं तो भाई मेंडल तो बायो से आए थे। मेंडल ने क्या बताया था, आनुवांशिकता बताई थी। मेंडल ने क्या बताया था, आनुवांशिकता। तो अब यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जो आधुनिक आवर्त नियम है वो सबसे पहले किसने दिया था, मोजले ने। किसने दिया था, मोजले ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। यानी अब अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो हमारे पास कितने तत्व दे दिए गए, 4। एक फ्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा क्लोरीन और आयोडीन।
अब इसे हम जो 17वां ग्रुप है, 17वां समूह है, उसके आधार पर संयोजित कर लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो फ्लोरीन होता है इसका क्या होता है 4.0, इसका क्या होता है 3.5, इसका क्या होता है 3.0, इसका 2.5, और ये सब क्या होते हैं माइनस में। अब यहां से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए इसकी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन का क्या है -4.0, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है, फ्लोरीन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया वो किस आधार पे किया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आधुनिक में क्या कहा गया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। चलो अब यहां पे क्या कहा गया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन, परमाणु क्रमांक के। किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के, यानी जो परमाणु क्रमांक है इस पर निर्भर कर रहे हैं, यानी इसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या कहलाता, क्या आधार है, तो क्या होगा सेकंड ऑप्शन बी, यानी परमाणु क्रमांक। तो यहां से आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया गया। अब तो भाई अब आज का जो टॉपिक था हमारा, हमने केमिस्ट्री से रिलेट करने वाले 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से बात किया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सबको आज का हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।